कोरोना की मार कैसे मनाएं त्योहार। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं त्योहारों पर जाने अनजाने में सामान के साथ कोरोना लोगों के घरों तक ना पहुंच जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। ईद और रक्षाबंधन पर लोगों के एक दूसरे के घरों तक जाना भी खतरे से खाली नहीं है। त्योहारों के इस सीज़न में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, तो वहीं सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही घरों पर त्योहारों को मनाने की अपील की जा रही है। इस बार कोरोना के बीच कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। इन परेशानियों से कैसे बचा जाए और घरों पर रहकर कैसे त्योहार मनाया जाए, इसी पर करेंगे हम बात। हमारे ख़ास प्रोग्राम बात मुद्दे की में आज का हमारा विषय है कोरोना की मार कैसे मनाएं त्योहार। कोविड-19 के प्रकोप के चलते त्योहारों की चमक भी फीकी पड़ती जा रही है। यही कारण है कि इस बार भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन भी कोरोना काल का शिकार हो रहा है, तो ईद पर भी कोरोना का साया है। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार कहीं त्योहारों पर बाजार बंद हैं, जहां खुले हैं वहां भीड़ कम ही दिख रही है। राखी, गिफ्ट और मिठाइयों को भी कोरोना की नजर लग गई है। कोरोना का प्रकोप, मंदा हुआ धंधा। रक्षाबंधन के त्योहार में मात्र कुछ दिन बचे हैं, जिसमें फिलहाल शनिवार और रविवार को बाजार बंद ही मानकर चला जा रहा है। ऐसे में बाजारों में दुकानदारों में रक्षाबंधन पर्व को लेकर मंदी होने से मायूसी साफ दिखाई दे रही है। वहीं बाजार बंद होने से ईद पर भी खरीदारी नहीं हो पाई है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नमाज भी घर में ही पढ़ने की सलाह दी जा रही है। सरकार इस कोरोना संकट से बचने के लिए घरों में रहकर ही त्योहार मनाने की सलाह दे रही है। ये आपस में एक दूसरे के साथ रमने जमने के अवसर हैं, इसलिए किसी रोग को गले लगाने का नहीं, कोविड से संक्रमित और संक्रमण फैलाने के लिए नहीं। ये रोग ऐसा है कि जो छूने से, खांसने, छींकने से एक दूसरे को संक्रमित होता है। इसलिए शासन के नियमों का पालन उतना ही जरूरी है, चाहे ईद हो या रक्षाबंधन या कोई तीज त्योहार दूसरा हो। हमें शासन के दिशा निर्देशों का, गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा, वरना हम अपने जिंदगी को और अपनों की जिंदगी को संकट में डालेंगे, और ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए हम दिशा निर्देशों का पालन करें और त्योहार मस्ती से घर में मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, उत्सव मनाएं, और यही इस उत्सव का उद्देश्य सार्थक सिद्ध होगा। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया, हमारा देश और प्रदेश सभी जूझ रहे हैं। ऐसे समय में सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि तीज त्योहार के समय संयम रखें, चाहे रक्षाबंधन हो या ईद हो। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ ना लगाएं, किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन ना करें। यह महामारी, इसमें हम स्वयं लड़ना पड़ेगा और सरकार का सहयोग करें। इसलिए सभी से यह अपील है कि त्योहारों के समय संयम के साथ अपने परिवार के साथ त्योहार मनाएं। आज पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं त्योहारों पर जाने अनजाने में सामान के साथ कोरोना लोगों के घरों तक न पहुंच जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। ईद और रक्षाबंधन पर लोगों के एक दूसरों के घरों तक जाना भी खतरे से खाली नहीं है। त्योहारों के सीजन में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी और सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन भी करना होगा। हमारी एक छोटी सी गलती कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में बड़ी वजह बन सकती है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। कोरोना की मार कैसे मनाएं त्योहार, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जिस तरह से दो बड़े त्योहार अगले 3 दिनों में आ रहे हैं, ईद और रक्षाबंधन। दोनों त्योहारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है और ये त्योहार सभी के
आस्था का केंद्र भी हैं। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता गोविंद मालू जी। गोविंद जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। गोविंद जी, आवाज़ आ रही है? बहुत स्वागत है आपका आज की इस डिबेट में। हमारे साथ में हैं ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंडित राजेश दुबे जी जुड़ रहे हैं। आपका भी राजेश जी बहुत स्वागत करते हैं हम। मालू जी के पास में सबसे पहले आऊंगा। मालू जी, आवाज आ रही है हमारी? चलिए पहले ब्रजेश के पास में आता हूं। काफी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तथ्यात्मक उनकी बातें होती है, तथ्यपरक बातें होती हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी, जिस तरह से दो बड़े त्यौहार ईद और रक्षाबंधन, कहीं ना कहीं कोरोना का साफ साया इस पर भी, हालांकि तमाम सारी चीज़ें हैं जो लंबे समय से बंद हैं, चाहे हम यूजीसी की परीक्षाओं की बात करें या फिर हम बात करें स्कूल कॉलेजों की हम बात करें, कहीं ना कहीं शिक्षा का क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। जाहिर सी बात है कि असर सब तरफ है, त्योहारों पर भी इसका असर है। क्या कहेंगे, जिस तरह से कहीं लॉकडाउन है, कहीं पर जो गाइडलाइन का हवाला है, और ऐसे में त्योहार लोग कैसे मनाएं, किस तरह से मनाएं, और किस तरह की एक अपील के तौर पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या इस समय डिसीजन होना चाहिए। राजेश जी, आप मध्य प्रदेश के पत्रकारिता के बहुत पहली पंक्ति के बड़े प्रखर पत्रकार संपादक, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस समय समूचे देश में कोरोना को लेकर के बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, और इसके पीछे कौन दोषी है कौन दोषी नहीं, आज इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि अगस्त का महीना हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में सबसे अधिक त्योहारों का महीना होता है, जहां एक और हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों का त्योहार एक आज 2 दिन बाद ईद आ रही है, ईद उल ज़ुहा, बकरीद आ रही है। ठीक उसके बाद 3 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार को इस समय जो चीजें उन्होंने आज जारी की, आज मैं गृहमंत्री जी का बयान देख रहा था, नरोत्तम मिश्र जी का, मेरा कहना ये बयान आज से हफ्ते 10 दिन पहले जारी करने चाहिए थे। क्योंकि देखिए, अभी जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधना चाहती हैं ई मुलाकात के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये सब चीजें अभी इसकी आवश्यकता, इसलिए इनको जागरूकता की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जो इस कोविड-19 महामारी के दौर को देख रही हैं। बहुत से परिवार इससे पीड़ित भी हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज का जो जुलाई में इन्होंने किया है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में बताना चाहिए था किस तरह से हमारा इसका सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का वो रहेगा। क्योंकि हम आज उसको ओपन कर रहे थे, सरकार ने जारी किया है e-person.nic.in वेबसाइट, वो वेबसाइट नहीं खुल रही थी। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने देखा है कि इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि जो बहनें स्मार्टफोन के माध्यम से और डेस्कटॉप के माध्यम से या टैब के माध्यम से अपने जेल में बंदी हुई भाइयों को राखी बांधना चाहती हैं या उनको अपनी शुभकामना संदेश भेजना चाहती हैं, उसके लिए उनको अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है। सरकार ने उनके तक अवेयरनेस नहीं भेजा है। सरकार की गाइडलाइन इसके पहले आनी चाहिए थी। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे पहले मैंने ही मांग किया था और मैंने मुख्यमंत्री जी को, गृहमंत्री जी को पत्र लिखा था कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के त्योहार सबसे अधिक अगस्त माह में आते हैं और मुस्लिम समाज के भी त्योहार हैं। ऐसी स्थिति से कोविड-19 स्थिति से निपटने हुए समाज में सामाजिक वातावरण अच्छा रहे, खुशनुमा रहे, इसके लिए सरकार को दूरगामी कुछ काम करना चाहिए। अच्छा है, मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा प्रदेश सरकार का इस मामले में कि प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। लेकिन ये सब चीजें थोड़ा पहले करते तो ज्यादा सार्थक और सफल सिद्ध होता, ऐसी मेरी शुभाकांक्षा है। और अपने सभी चलिए ब्रजेश जी, काफी अहम बात आप कह रहे हैं और जरूरत भी इसी तरह की बातों की है, इसी तरह की जागरूकता की है, क्योंकि संकट सिर्फ सरकार इस संकट से निपट ले ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की भागीदारी इसमें, समाज के हर तबके की भागीदारी, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। गोविंद जी के पास में आऊँगा। गोविंद जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक हमारी?
आपका स्वागत करता हूं। उस समय आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई थी। मालो जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर सब तरफ मार है, किसी से ये चीज़ अछूती नहीं है और ये भी सभी जानते हैं, सुबह से लेकर रात तक अवेयर रहते हैं कि किस तरह से कोरोना में अब तेज़ी आई है। और यहाँ भी कहा जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी तो पीक आना बाकी है। निश्चित तौर पर संभलने की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर अवेयर होने की ज़रूरत है। दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह की एक अपील के तौर पर भी और एक जो गाइडलाइन की लगातार बात होती है, जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है कि उसके अनुसार कैसे लोगों तक सामान पहुंचेगा, लोगों को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कहीं कहीं लॉकडाउन है, भोपाल हमारा इससे अछूता नहीं है, इंदौर में कमोबेश यही स्थिति वहां पर देखी जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? देखिए, ये एक वैश्विक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसलिए ये किसी के हाथ में नहीं है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कब पीक आएगा, कब डाउन होगा। संक्रमण किसी को कह के नहीं आ रहा है। हमें तो खुद को बचाव के जो साधन और एहतियात है वो बरतना चाहिए, यही हमारा दायित्व है। क्योंकि नागरिकों का दायित्व है, सरकार का दायित्व है हिदायत देना और पालन करने के लिए आग्रह करना और नहीं करे तो बाध्य करना। लेकिन नागरिक बाध्य करने की स्थिति में नहीं आने दे सरकार को और खुद इस बात का पालन करें, तभी त्योहार अच्छी तरह मन पाएंगे। क्योंकि ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाना है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इससे बचाव के। और सैनिटाइज का उपयोग करना है, हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन का पूरा उपयोग करना है। तो ये अगर हम हिदायत का पालन करेंगे, हम अपने जीवन की रक्षा कर रहे होंगे, हम देश को संकट से बचा रहे होंगे, हम त्योहार अच्छी तरह मना रहे होंगे और आगामी भविष्य के लिए भी हमने जो एहतियात बरता उससे हम दूसरों को भी बचा रहे होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस उल्लास में जो हमारा वातावरण है त्योहारों का, भारत तो वैसे उत्सव प्रिय देश है, चाहे कोई भी संकट आए हंसते गाते और नाचते और सब अपने आमोद प्रमोद के साथ उस बात को मनाते हैं, अपने त्योहारों को मनाते हैं। और मालू जी, जरूरत भी इसी की है, क्योंकि कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। भले ही आप घर पर रहें, लेकिन जो उत्साह है, जो उमंग, वैसे ही रखें जिस तरह से इन त्योहारों पर आप रखते हैं। पंडित राजेश दुबे साहब हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे लोग घरों पर रह के जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, पवित्र त्यौहार भाई बहन का, क्या कुछ मुहूर्त है और कैसे, चूँकि राखी भी ये भी स्थिति है कि बहन भाई तक अपनी राखी नहीं पहुंचा पा रही है, स्वयं नहीं पहुंच पा रही है, भाई भी बहन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में अगर हम शास्त्र की नज़र से देखें, एक पूरा एक सिस्टम देखें कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाना चाहिए कि एक जो त्यौहार का महत्व है वो भी पूरा हो जाए और कोरोना की जो गाइडलाइन है कहीं ना कहीं उसका भी पालन हो जाए। राजेश जी। जी, देखिए, रक्षाबंधन का ये पवित्र पर्व जो है हमारे सनातन धर्म पद्धति के अनुसार कई वर्षों से ही नहीं बल्कि युगों से मनाया जाता है। इसको अलग अलग युगों में अलग अलग ढंग से मनाया गया है। राजा बलि को माता लक्ष्मी ने जो है रक्षाबंधन करके, यानी रक्षा सूत्र हाथ में बांधकर वचन ली और अपने पति विष्णु जी को उनके जो है बंधन से मुक्त कराई थी। उसके पश्चात आपने देखे होंगे द्रौपदी जी का भी वर्णन आता है और उसके पश्चात यह पर्व जो है विशेष रूप से जो है रक्षाबंधन का पर्व श्रावण पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक मनाया जाता है। और इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लॉकडाउन है, भोपाल में कुछ समय के लिए है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो आपको व्यक्तिगत वाहन से आवागमन के साधन उपलब्ध है और आप जा आ सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप सक्षम नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बड़े स्वतंत्रता के साथ में और हर प्रकार से त्योहार को मनाने के जो है सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। यदि बहन के पास आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो माता लक्ष्मी के श्री चरणों में माता की प्रतिमा पे आप जो है रक्षा सूत्र जो है वो रखें और उसके पश्चात जो घर के अंदर जो बहन हो, बेटी हो या यहाँ तक के ये अगल बगल में यदि कोई महिला है जिसे आप बहुत सम्मान से देखते हैं, जो बहनों के समान ही होती है,
उनके हाथ से आप रक्षा सूत्र बंधा सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि बहनों के पास भाई नहीं पहुंच पा रहे तो वो बिल्कुल दुख न करें। उसके लिए जो है एक हमारे सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार एक स्वतंत्र भाव दिया गया है। उसके अंतर्गत आप लड्डू गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसको जो है रक्षा सूत्र जो है अर्पित करें और उनके हाथों में रक्षाबंधन करके और अपने भाई की परिकल्पना करके उसके कल्याण की भावना करके और देव निवेदन करें, प्रार्थना करें। निश्चित रूप से पर्व बहुत आनंद के साथ मनाया जा सकता है। इसमें कहीं दुख का भाव नहीं पैदा होता। ये बात सच है कि भाई बहनों को मिलना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार भी करना चाहिए। बहन रोचना लगाती है, भाई को उसकी आरती उतारती है, उसके हाथ में क्योंकि इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है तो नारियल देती है, रुमाल वस्त्र आदि उपहार भेंट आदि देती है। उसी प्रकार से भाई भी भेंट देते हैं और एक दूसरे को वचन देते हैं। बहन भाई की आरोग्यता के लिए प्रार्थना करती है तो भाई बहन की अस्मिता और रक्षा करने के लिए जो है वचनबद्ध होता है। इस प्रकार से हम इस पर्व को मनाते हैं और इसको बड़े आनंद के साथ मनाया जा सकता है। कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल काफी बिल्कुल आनंद के साथ मनाया जा सकता है। आशीष दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी बहुत स्वागत करते हैं आपका। कि यहाँ पर जो इस पर्व आशीष जी आवाज मिल रही है हमारी? आशीष दुबे साहब के पास आवाज पहुंच रही है जी? हेलो जी आशीष जी आवाज मिल रही है आपको? जी आपका बहुत स्वागत करते हैं आशीष जी। और आपसे सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से हमने बात चाहे गोविंद मालू जी से की हो, ब्रजेश जी से की हो या पंडित राजेश दुबे साहब से की हो, निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि उत्साह उमंग के साथ ये त्यौहार मनाएं, भले कोरोना संकट जिस तरह से है घरों में रहें। लेकिन एक बात आपसे हम समझना चाहेंगे कि चूँकि ईद भी एक बड़ा त्यौहार है और रक्षाबंधन भी एक बड़ा त्यौहार है। 10 दिन से भोपाल में जिस तरह से लॉकडाउन 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में किया गया है, कमोबेश ऐसी ही स्थिति कई जगहों पर हैं। क्या इस त्यौहार पर एक तरफ त्यौहार जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो हैं और दूसरे तरफ कहीं ना कहीं इसके ज़रिए जो लोगों की रोज़ी रोटी, जो एक व्यवसाय, जो एक व्यापार होता था, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हुआ है और एक बड़ी मार, क्योंकि ये दोनों त्यौहार ऐसे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं लगभग उन्हीं का ये व्यापार इस समय होता है, या साथ में जो बड़े या मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं। आपको नहीं लगता कि इस समय कहीं ना कहीं प्रशासन को गाइडलाइन के अनुसार कुछ छूट यहाँ पर होना चाहिए थी कि जिससे उनको इस मौके पर 1-2 दिन का मौका मिल जाए अपने व्यापार को संवारने का, अपना व्यापार करने का? हेलो जटिल समस्या है कि एक तरफ कोरोना से बचने की आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही? जी आशीष जी बोलिए। देखिए एक तरफ कोरोना दूसरी तरफ जो है छोटे दुकानदारों को बचाने की चुनौती है। तो ये थोड़ा जटिल सवाल है। प्रशासन को इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे प्रशासन कई जरूरी चीजों को जो है लोगों के घर डोर टू डोर पहुंचाता है, तो उस तरह का कोई एक मैकेनिज्म निकाला जा सकता है जिसके जरिए जो है छोटे दुकानदार है, छोटे व्यवसायी है, वो जो उन्होंने इन त्योहारों को लेकर जो सामान खरीद रखा है, जो लागत लगा रखी है, निकाला जा सकता है। तो ये लेकिन अब ये एन वक्त पर ये सारे से इंतजाम होना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन ने जो 10 दिन का लॉकडाउन किया था तब तो उसके सामने त्योहारों की तिथि सामने थी, तो उसी समय उसे इस तरह का कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए था कि जिस तरह से दोनों चीजें हो सके, कि परंपरा भी जो है वो बची रहे, दोनों त्योहार जो सामने आ रहे हैं उनकी, और दूसरा ये है कि जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं उनका सामान जो है जिस तरह से नगर निगम सब्जियां घरों घर पहुंचाता है, तो उसी तरह का कोई और मेथड निकाल के इस तरह से भी किया जा सकता था कि छोटे व्यापारियों की जो मार पड़ी है उन्हें बचा लिया जाए। लेकिन अब ये समस्या है कि ये रिस्क लेना भी एक बड़ा खतरा हो सकता है कि हम त्योहारों के लिए बाजार खोल दें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। अब इसकी बजाय कोई तात्कालिक रास्ता अगर प्रशासन निकाल ले तो मुझे लोगों को भी थोड़ी तसल्ली होगी, और कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें लोग साथ तो हैं ही। लॉकडाउन का भरसक जो कुछ लोगों को अपवाद छोड़ दिए जाएं तो बाकी लोग तो उसका पालन कर ही रहे हैं, प्रशासन जैसा कह रहा है वैसा कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी ये देख लेना चाहिए कि जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनका सर्वाइवल, उनका किसी तरह से उनको बहुत ज्यादा वैसे वो आर्थिक नुकसान में हो, तो इस तरह के कोई नुकसान उन्हें और ना हो पाए, तो कुछ चीजों का एक रास्ता निकाल सकते हैं। बिल्कुल काफी अहम बात है आशीष दुबे साहब कह रहे हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं
कि पूरा साथ पूरे देश के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने दिया, चाहे वो किसी वर्ग का रहा हो, उसने हर समय साथ दिया है। लेकिन जो सवाल यहाँ पर ये है, ये भी सही है कि इस समय जिस तरह से सब्जियाँ पहुँचाई जा रही हैं कॉलोनी कॉलोनी, मोहल्ले मोहल्ले, घरों घरों तक, या अन्य सामान, दूध की सप्लाई है या सांची पार्लर या अन्य जो दूध पार्लर होते हैं उनके ज़रिए हैं, क्या ऐसे त्यौहार के मौक़ों पर जो त्योहारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, क्या उसको लेकर नगर निगम, नगर पालिका या अन्य जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं सरकार की तरफ से, वो ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी कि घरों तक लोगों का सामान पहुंचे? और कहीं ना कहीं ऐसे व्यापारियों का जो रक्षाबंधन पर राखियों का बिजनेस करते हैं या ईद के समय पर जो अन्य तरह की सामग्री का वितरण होता है जो बेची जाती है, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम में यहाँ कमी आप देखते हैं? निश्चित रूप से मैं आपसे आशीष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से अपनी दूरदर्शी सोच पे फेल हुई। इनको पता चल चुका था कि कोरोना की केसेस मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी इंदौर में, भोपाल में तो केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री की आज वो कोविड-19 के शिकार है, इसलिए उन पर ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसके जो नीतिकार बैठे हैं उनको ये चाहिए था, ये जानते थे कि सारे के सारे त्योहार अधिकतर अगस्त महीने में होते हैं। अब आप देखिए रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, कजलैया से लेके झूला, जो भगवान कृष्ण का झूला, ये सारे हिंदुओं का त्योहार, उधर हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों का ईद बकरीद का त्योहार। तो कम से कम प्रशासन को एक दूरदर्शी सोच ये होनी चाहिए था कि हमारे व्यापारी समाज के आर्थिकता पहुंचे। सबसे बड़ी बात होती है बकरीद के दिन, कभी 3 तारीख को बकरीद आ रही है, लेकिन भाई बकरे की कुर्बानी करते हैं। अब ये सब व्यवस्था इनको 2 दिन के कम से कम लॉकडाउन 2 दिन खोल देते तो जो व्यापारी थे उनको भी आमद बढ़ सकती थी, और जो हिंदू समाज के लोग हैं जो रक्षाबंधन के लिए बहनों की आवश्यकता पड़ती मिठाई की, वो भी अपनी जरूरत के सामान खरीद सकते। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार की सोच में खोट है। सरकार तब जाती है जब कांग्रेस पार्टी इस बात को बताती है और कांग्रेस पार्टी कहती है कि जरूरत है इसकी, आप खोलो। अभी पंडित जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, हिंदू धर्मशास्त्र के बारे में अच्छा ज्ञान बता रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। लेकिन सरकार सोचना पड़ेगा, और जब तक सरकार नहीं सोचेगी तब तक मध्य प्रदेश सरकार हर मोर्चे पे फेल होगी, हर मोर्चे पर चढ़ती जाएगी। सरकार को अपनी सोच को दूरदर्शी करना पड़ेगा, और जब तक दूरदर्शी सोच नहीं होगी तब तक हम अपने विकास को। चलिए ब्रजेश जी, मालू साहब के पास में आता हूं। मालू साहब, जिस तरह से आशीष जी ने जो बात उठाई या जो मैंने सवाल किया, फिर उस बात को ब्रजेश जी ने जो आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी अच्छा खासा इन त्योहारों का महत्व है। क्योंकि ख़ासतौर पर जो छोटे व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं, ऐसा मौका साल में उनके लिए एक बार आता है राखी बेचने के लिए या फिर ईद पे जो सामान बिकता है उसके लिए। क्या प्रशासन इसके लिए एक सिस्टम या गाइडलाइन बना सकता था कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले त्यौहार के वो सामग्री लोगों तक, घरों तक पहुंचे, या फिर एक ऐसे सेंटर्स बना दिए जाएं जिस तरह से हम सांची पार्लर्स की बात करते हैं कि वहां पर दूध मिलेगा, वहां पर आपका पनीर मिल जाएगा, दही मिल जाएगा। तो क्या इस तरह के सिस्टम जोन बाई अलग अलग स्थानों पर मोहल्ले वाइज बनाया जा सकता है? कहीं ना कहीं इस दूरदर्शिता में कमी रह गई है सरकार और प्रशासन स्तर पर। देखिए, सबसे पहली बात यह है जी कि जीवन बचाना। त्योहार तो हर साल आएंगे, मनाते हैं हम, लेकिन हम उसको रस्मी तौर पर जो बड़े उसको उस रूप में बनाते हैं, डेकोरेटिव रूप से उसको थोड़ा छोटे रूप में अपन बना सकते हैं त्योहारों को। क्योंकि अभी हर जगह की स्थिति नहीं है। भोपाल की स्थिति में केवल वहाँ लॉकडाउन है, बाकी पूरे प्रदेश में कहीं ऐसा लॉकडाउन नहीं है। तो वहाँ पर अमूमन बाजार खुले हैं, लेकिन सबसे पहली बात है जीवन की रक्षा करना। बाकी तो चीजें जो सरकार अपने तरफ से जो व्यवस्थाएं कर रही हैं, अभी लॉकडाउन में भी मुहैया कराई, राशन भी पहुंचा लोगों के यहाँ, दूध और फल सब्जी सभी की व्यवस्था की है। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन इस बारे में भी सजग होगा ही कि वो जनता को सुविधा पहुंचाए। लेकिन अभी असुविधा थोड़ी बहुत भी हो तो हमें बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो दौर है वो संक्रमण की
पीक की तरफ जाने का है। जब ज्यादा संक्रमित लोग निकल रहे हैं, जब बीमार ज्यादा हो रहे हैं, अब ये बीमारी, इसका कोई रेमेडी नहीं, इलाज नहीं, तो इसके बाद तो जीवन का संकट आएगा, उसको कौन भुगतेगा? और उसके बाद सरकार पर ही आती है आपदा। सरकार को लोग दोष देते हैं कि सरकार को ऐसा करना था, सरकार को वैसा करना था, लेकिन हमें भी जिससे इन सब हिदायतों का पालन करना चाहिए। इस बारे में ऐश्वर हो सकते थे पहले, लेकिन नहीं हमने देखा कि जब हमने छूट दी तो लोगों ने वही किया, नहीं पूरे देश भर में। तो इसलिए लोग यदि अवेयर नहीं होंगे तो सरकार भी क्या करेगी? सरकार के पास एक ही बात है, लॉकडाउन लगाओ, क्योंकि ये जब लोगों को कोई डंडे मार के तो बता ही नहीं सकता, या उनको दंड दे के दिया दिन भर ये नहीं कहा जा सकता कि आप ये पालन करिए, मास्क लगाइए दिन भर। अगर आप उनको पेनल्टी करेंगे, दंडित करेंगे, वो कुछ करेंगे तो कुछ ब्रजेश जी कहना चाह रहे हैं, कुछ ब्रजेश जी, मालू साहब आपकी बात पर कुछ ब्रजेश जी कहना चाह रहे हैं, सुन लेते क्या कह रहे हैं। तो आपस में मिलजुल कर और कुछ चीजों को हमें, ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जी। आदरणीय राजेश, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार पता चल था जब चौथी बार शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया कोरोना काल में, प्रदेश के स्पीकर ने बता दिया था और देश ने देख लिया था कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़े छुपा करके आप कुछ भी कह दो कि प्रदेश 15वें स्थान में, ये स्थिति गलत है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार के पास अभी तक कोई आइसोमेट्रिक प्लान नहीं है। मैं भारत सरकार के 14 बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों की सलाहकार समिति में सदस्य रह चुका हूं। उसमें फिल्म सेंसर बोर्ड, कोड, रेल, स्टील, बहुत मंत्रालय थे, एसआरडी मंत्रालय में भी था केंद्र सरकार के। मैंने देखा है सरकार को सुझाव देता था, सरकार मानती थी, सरकार अमल करती थी। अभी भी प्रदेश सरकार का शुक्रगुजार हूं, मेरी बातों को मानती है विपक्ष में होने के बाद भी। लेकिन मैंने प्रदेश की सरकार को आज से 15 दिन पहले इस बात को बता दिया था कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के मुस्लिम समाज के त्योहार आने वाले हैं, आपको इस दिशा में सचेत होना पड़ेगा और सरकार को ऐसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी जो जनता से जुड़ी हो, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व साल में एक बार आता है। हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों का ये पर्व जो ईद बकरीद का आता है वो भी साल में एक बार आता है। तो सबके अंदर अपने इस पर्व को मनाने की एक अंदर से उत्कंठा रहती है, लालसा रहती है। तो दोनों चीजें हो जाती है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप इसकी व्यवस्था कर सकते थे। और बड़ी अच्छी बात है आज आपने इस विषय में उठाई आदरणीय राजेश जी कि आप छोटे छोटे स्टॉल लगा करके रक्षाबंधन के पर्व में आप राखियां बेच सकते थे, मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए उनकी जो खान पान की सामग्री वो दे सकते थे। लेकिन सरकार ने नहीं किया। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है, सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी भी सरकार के पास ना तो आइसोमेट्रिक प्लान है ना ऑर्थोग्राफिक प्लान है, और ये सरकार की कहीं न कहीं अदूरदर्शिता को दिखाता है। इसका नुकसान हमारे प्रदेश की जनता। चलिए ब्रजेश जी, डॉक्टर औसाफ शाह मीर खुर्रम साहब हमसे जुड़ रहे हैं, मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष हैं। खुर्रम साहब के पास मेरी आवाज पहुंच रही है? खुर्रम साहब के पास क्या आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए, जब तक खुर्रम साहब से हमारा संपर्क होता है, डॉक्टर पंडित राजेश दुबे साहब के पास में आते हैं। राजेश जी, तमाम सारी चीज़ें हैं, एक तरफ धार्मिक मान्यता त्योहारों की है और जिस तरह से बात छोटे व्यवसायियों व्यापारियों की भी हो रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि एक मार्गदर्शक के तरह हमारे यहाँ गुरुओं की भूमिका होती है, किस तरह से सही निर्णय क्या है इस समय, गाइडलाइन का पालन, साथ में त्योहार, और फिर दूसरी तरफ जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं साल में मौका मिलता है इस तरह के त्योहारों पर उनको अपना व्यापार करने का। क्या कहेंगे इन सब हालातों के बीच में और क्या कहना चाहेंगे आप? सोचे कि सारे साधन सरकार आपके घर तक उपलब्ध करा दे, बाजार खोल के उपलब्ध करा दे, ऐसा जरूरी नहीं है। प्राकृतिक महामारी है, कई बार बाढ़ आ जाती तो क्या कर लेते आप? अभी तो चलिए कोरोना है, इसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगा के अपना पालन करना है, खान पान आचार संहिता को शुद्ध रखना है, हमारा दायित्व है। ये दायित्व नहीं समय की सरकार के साथ लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में एक जगह भोपाल में लॉकडाउन है, बाकी जगह इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हवा करना चालू कर दिए, भव्यता चालू कर दी, उसका राजनीतिकरण कर दिए। ये उसके परिणाम है कि हम लोग अपने आप में दुखी होते, ये सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर। त्योहार आरोप लगाने के लिए नहीं होते, त्योहार एक दूसरे के साथ सम्मिलन के लिए होते, आनंद से पर्व हर्षोल्लास से मनाने के लिए होता है। लोम हर्षक पर्व होते हैं ये,
और इसके अंदर जो है आचार संहिता का पालन करना चाहिए। देखिए अभी आपने कहा कि घर घर काउंटर लगा के घर घर तक सामग्री पहुंचाए, जैसे नगर निगम सब्जी भाजी पहुंचाती है। मैं एक प्रजातांत्रिक भावना के साथ में कहता हूं, तो क्या फिर नगर निगम बकरे गाड़ियों में रख के घर घर मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाएगी? तो ये सब बातें बेमानी की है। त्योहार हमको मनाना है, हमारे सीमित संसाधनों में मनाना, क्योंकि हम हर वर्ष तो बहुत अच्छे से मनाते हैं। नहीं, लेकिन दुबे साहब आप काफी अच्छी बात कह रहे हैं। बाढ़ या प्राकृतिक आपदा की बात नहीं है, वो एक कभी अचानक आ जाती है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। लंबा एक पीरियड कोरोना का चल रहा, निश्चित तौर पर संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरह की गाइडलाइन है, एहतियात है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक समस्या जो कोरोना की लगातार बढ़ रही है, दूसरी समस्या भी हमारे सामने कहीं ना कहीं अर्थ की सामने लोगों के बीच में आ रही है, खास तौर पर छोटे व्यापारी जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं, फिर उनका रात का भोजन होता है, घर गृहस्थी चलते ही। कहने का आशय यही है कि जब तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो फिर क्या ऐसे समय में इस तरह की व्यवस्था की जा सकती थी? बस इतना सा कहना है हमारा आपसे। व्यापारियां या कुटीर उद्योगों की बात करें तो ये कुटीर उद्योग भी जो है, ये बड़े उद्योगों से आके कुटीर बनते हैं। इसके अंदर बड़ा पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें कोई छोटे व्यापारियों की चिंता क्यों करते हैं? हमें बड़े व्यापारियों की, थोक व्यापारियों की चिंता करनी चाहिए। आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी क्या कहेंगे इस बीच में, जिस तरह से सवाल ब्रजेश जी ने खड़े किए हैं? कहीं ना कहीं समय जो है वो इसी बात को लेकर है। हम सभी वो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना पहली प्राथमिकता है कि उससे कैसे बचा जाए, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हो सकती हैं, जो संभव है प्रशासन और शासन के स्तर पर, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी जहन में वो बातें हैं। और जिस तरह के ब्रजेश जी ने सवाल उठाए हैं वो देखिए, जब हम विकल्पों पे बात करते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट है, हम जब अगर विकल्पों पे बात करते हैं, सारे विकल्पों पे इस तरह के विकल्प भी हैं जैसे हम लोगों ने बात की। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता है कोरोना को रोकना। तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के जो लॉकडाउन है, उसके नियमों का पालन तो हर नागरिक ने किया है ना, कुछ एक अपवाद छोड़ के। सभी लोग उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं। भोपाल भर में स्थिति बिगड़ी है, तो भोपाल में अगर आज छोटे व्यापारियों के संकट पे यदि आप बात कर रहे हैं, तो मेरा ये इसमें कहना था कि छोटे व्यापारियों के सर्वाइवल का कोई प्लान सरकार को पहले सोच लेना था, क्योंकि सरकार आर्थिक गतिविधियों को खोलने की दिशा में तो ये अनलॉक और सारे प्रयोग कर रही है। और भोपाल में अगर ये संक्रमण बढ़ा है तो इसमें लापरवाही की एक बहुत वजह तो प्रशासन भी रहा होगा ना, क्योंकि जब लॉकडाउन भोपाल में जब 7 बजे तक के मार्केट थे तो उसको 8 किया गया, 9 किया गया, 10 किया गया, इस तरह से मार्केट को लगातार खोला जाता रहा। तो वो सिर्फ इसीलिए खोला जाता रहा ना कि आर्थिक गतिविधियां ठीक चलें। अब जबकि ऐसी स्थिति हो गई और सडनली सरकार को लॉकडाउन की स्थिति नौबत आ गई है, तो सरकार को ये कोई ऐसा इंतजाम कर लेना चाहिए, कोई रिलीफ पैकेज या कोई कुछ ऐसा छोटे व्यापारियों के लिए। बड़े व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योगपतियों की बात नहीं हो रही है। वो लोग जो रेहड़ी पे पटली पे जो लोग धंधा करते हैं, बिल्कुल। और आशीष जी, चिंता उन्हीं लोगों की है जो आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से ब्रजेश जी भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर औसाफ शाह मीर खुर्रम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम त्योहार कमेटी के आप अध्यक्ष हैं। खुर्रम साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड में। खुर्रम साहब, जिस तरह से आज का हमारा विषय है और विषय प्रासंगिक भी है, कोरोना की मार कैसे मनाएं त्योहार। ईद भी है, रक्षाबंधन भी है, दूसरी तरफ कोरोना का संकट है, तमाम तरह की गाइडलाइन है। आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? जी, 6 महीने में जब त्योहार हुआ, लॉकडाउन, कर्फ्यू, जब जैसा चाहा वैसा उन्होंने इस्तेमाल किया, लोगों ने पालन किया। अब सरकार क्या चाहती है ये जनता समझना चाहती है। क्या त्योहार नहीं मना है? अगर कोरोना इतना तेजी से फैल गया था, इतना खतरनाक रूप ले लिया था, तो खोला ही क्यों था आपने भाई साहब? दरअसल क्या है, कोरोना एक मुद्दा है, उसको लेकर जो कुछ भी चल रहा है, लफाजियां ज्यादा हो रही हैं। हकीकत में जो हो रहा है वो
मैं समझता हूँ जो भोग रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, वही इसको महसूस कर रहे हैं। चैनलों पे बैठकर तो हम तो लफाजियां कर रहे हैं, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। करना धरना कुछ है नहीं, तकलीफ पब्लिक को उठाना है, परेशानी पब्लिक को उठाना है, पब्लिक को सुविधा मिले, इसके लिए कौन प्रयास कर रहा है? हेलो जी जी, सुन रहा हूँ खुर्रम साहब, सुन रहा हूँ, कहिए आप। इसके लिए कौन प्रयास कर रहा है? जी, लॉकडाउन करके पुलिस खड़ी हो जाती है, आके दुकान बंद, सील, घर के बाहर सील, हर चीज सील। तो क्या भूखा मर जाए आदमी? जिंदा कैसे रहे? सर्वाइवल कैसे होगा? इस हकीकत को समझना है। और फिर अलग अलग चश्मों से देखा जाता है त्योहारों को, ये भी एक तकलीफ और दुख की बात। जनता को सहूलत मिलना चाहिए, हम ये खुर्रम साहब, क्या वक्त चुके? एक बात, दूसरी बात जी, ध्यान से सुनिए। जी जी जी, त्योहारों का स्वरूप बदला जा सकता है, त्योहारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये दरअसल त्योहारों को समाप्त करने की एक साजिश नजर आ रही है आम आदमी को, वो कह नहीं पा रहा बेचारा। अब जो आक्रोश भड़केगा तो शायद फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। खुर्रम साहब, क्या अपील करना चाहेंगे? वक्त की कमी है, क्या अपील करना चाहेंगे? दोनों त्योहार है, ईद भी है, रक्षाबंधन है, किस तरह की अपील लोगों से करना चाहेंगे? चूंकि कोरोना की हम बात कर रहे हैं, संकट की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में हम आपसे सुनना चाहेंगे। त्योहार मनाएं जी, ईद भी मनाएं, खुले वातावरण में मनाएं, रक्षाबंधन भी खुले वातावरण में मनाएं। चलिए, तो जिस तरह से निश्चित तौर पर कोरोना की मार ज़रूर है, लेकिन बड़े त्यौहार भी हैं, और जिस तरह से चाहे पंडित राजेश दुबे साहब हों या खुर्रम साहब हों, सवाल तमाम तरह के हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से कोरोना इस समय फैला हुआ है, लगातार इसका संक्रमण बढ़ रहा है, और यही कारण है कि लोगों से अपील की जा रही है, सरकार की जो गाइडलाइन है, प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उसका पालन करें और कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखें। गोविंद मालू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आशीष दुबे साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रजेश पांडे साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राजेश दुबे साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सभी से ये अपील है, भले सवाल तमाम तरह के हों, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है, हमें कोरोना से कैसे बचना है, हम कोरोना से किस तरह बच सकते हैं। त्यौहार आगे भी आएंगे, कोरोना से जब हम पार लेंगे तो उसी उत्साह उमंग के साथ हम अपने सभी त्यौहार मनाएंगे, सभी धर्म के लोग मनाएंगे, जिसे पहले मनाते थे। संकट की घड़ी है, सबका साथ ज़रूरी है, सवाल भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर पहली प्राथमिकता कोरोना से बचना। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।